आज वर्ष 2024-25 का बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट पेश किया है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ये जो बजट है ये भारत का बजट है, ये भारत को अमृतकाल की तरफ लेकर जाएगा। और इसी पर विपक्ष ने भी निशाना साधा है, उन्हें ये बजट पसंद नहीं आया। आपको बता दें कि लेकिन भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने कहा कि इस बजट में मातृशक्ति के आगे बढ़ने की छाप है, कृषि विकास का आधार भी है, नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है, गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान है। लेकिन आपको बता दें कि इस बजट से हिमाचल के सीएम सुक्खू और कांग्रेस के बागवानी मंत्री है जगत सिंह नेगी, वे नाखुश नजर आए हैं। उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। केंद्रीय बजट जो है बहुत ही निराशाजनक बजट पेश हुआ है और हमें कोई खास उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि मोदी जी अभी जो है बैसाखियों के ऊपर है। सबको उम्मीद थी कि अपने आप को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए अपने आप को दोबारा से तीसरे बार प्रधानमंत्री बचा के रखना है, तो इसलिए जो है इस किस्म का बजट आना निश्चित ही था और उन्होंने किया भी वही है। पर ये जो सिस्टम चला रखा है ये देश के संघीय ढांचे के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि हर प्रदेश का, चाहे वो स्टेट है चाहे यूटी है, हर एक का जो केंद्र के संसाधनों पे बराबरी का अधिकार है और केंद्र को जो है सबकी जरूरतों को ध्यान में रखकर ही बजट को जो है आगे बढ़ाना चाहिए था। अगर हिमाचल के संदर्भ में अगर आप कहेंगे, क्या हिमाचल ने चार जो है एमपी इनको नहीं दिया है? और हिमाचल को इन्होंने जो है आपदा प्रबंधन के लिए भी एक पैसा नहीं रखा है। बजट में एक सिर्फ ये कहा कि इनको भी कुछ दिया जाएगा। तो ये कहना जो है एक साल के बाद, जो आपदा आने के एक साल के बाद अभी भी ये राशि तय नहीं कर रहे, समय सीमा तय नहीं कर रहे कि कब देना है या कब नहीं देना है, केवल जो है एक झुंझुनू हमें थमा दिया है। उसमें जो हमारा आपदा के बाद PDNA होता है, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, वो हम उम्मीद लगाए रखे थे कि हमें मिलेगा, लेकिन जो हिमाचल के नाम का उल्लेख हुआ है उसके साथ उत्तराखंड के नाम का भी उल्लेख हुआ है और उसके साथ सिक्किम के नाम का भी उल्लेख हुआ है। उनको तो असिस्टेंट वर्ड लिखा है और हमको लिखा है मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए। तो वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब बाढ़ सिक्किम में आई उनको असिस्टेंट्स देने का वर्ड्स लिखा है, जब बाढ़ उत्तराखंड में आई उसमें असिस्टेंट्स वर्ड्स लिखा है। सेम ही अगर लिखा होता तो पता लगता कि क्या है, उस पर अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या शब्द है। पर हम चाहते हैं जो आपदा में हमारा जो बजट है, जो हमने 9,000 करोड़ रुपए का भेजा, वो हमें मिले, वो इसके अलावा मिले। इसके मायने क्या मतलब निकाल रहे हैं? ये अभी इसका डिटेल आया नहीं, मैंने पढ़ा ही है, पर उसमें 2 वर्ड्स में तो डिफरेंस आ गया कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई PMGSY के तहत रोड आएगा उसको वो दे देंगे, कोई प्रधानमंत्री आवास के तहत रोड आएगा उसको दे देंगे, लेकिन असिस्टेंट्स होती तो उससे हमको डायरेक्ट पैसा उन चीजों से लड़ने के लिए आता। क्या मतलब भेदभाव? ये भेदभाव ही है। जब क्या माने मजबूत किया आंध्र और बिहार को लेकर? आंध्र और बिहार में उन्होंने जो सरकार के साथ उनका समझौता चलाने के लिए उस आधार पर उन्होंने पैसा दिया होगा। रेल विस्तार को नहीं बढ़ाई, उस पर क्या? अब ये तो अभी पूरी तरह मैंने बजट देखा नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जब इसका पूरा इंटरप्रिटेशंस आएगी, जब तक इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हिमाचल की रेलवे लाइन को क्या मिला। कई लोगों के सपने थे जिनको सोचते थे कि बिलासपुर से रेलवे लाइन जाएगी, उसमें क्या मिला, हमीरपुर से उन्ना रेलवे लाइन के लिए क्या मिला, ये सब चीजों को हम देखेंगे। आपदा को लेकर आपने बातचीत की होगी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, उस टाइम क्या आपको? नहीं, आपदा के लिए मैंने बात की थी और उन्होंने एश्योरेंस दी थी। अब उस मामले में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी बजट में उल्लेख हुआ है। तो ये जो उल्लेख हुआ तो हमारी समझ के अनुसार ये जो हमारे बजट में जो चीजें आती है PMGSY उसका किया है, लेकिन और स्टेट को असिस्टेंट की बात की है। तो असिस्टेंट का मतलब है कि उनको सहायता मिलेगी। हमको जो मिलेगी, जो बजटरी सहायता है, वो तो मिलनी है, वो तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसको देंगे। तो हिमाचल को कोई कुछ नहीं? अभी तक बजट में हमको कुछ नहीं मिला है और ये बड़े खेद की बात है कि हिमाचल की इस बजट में अनदेखी हुई। सर, आज आपने एजुकेशन रिव्यू में धन्यवाद। A budget for new India
it is taking India in the Amrit Kal rapidly progressing towards a developed nation, a Viksit Bharat by 2047. It is not only impactful, it is both innovative and inclusive. If you ask me, ये नए भारत एक समर्थ भारत का शुरुआत है. This budget lays a clear roadmap given the 9 priorities on which the Honorable Finance Minister has focused to set the country on a fast trajectory to help our youth through skill development and employment initiatives, ensure that this becomes the 3rd largest economy of the world, make us more competitive both within the country and across the world, thereby promoting manufacturing, promoting the services sector, promoting tourism. The thrust on infrastructure with its multiplier impact will hugely create jobs and business opportunities. An absolutely balanced budget which will set the tone for Modi 3.0. बजट में मातृशक्ति आगे बढ़ने की अमिट छाप है तो कृषि विकास एवं किसानों की खुशहाली का आधार भी है. इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है. यह बजट आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा से ओतप्रोत और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रति समर्पित बजट है. मैं विकसित भारत की संकल्पना को चरितार्थ करते हुए इस बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से एवं पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं. पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा टेस्टेड सिस्टम बना है जिसमें लाभार्थियों को उनका हक बिना किसी बिचौलियों के और बिना किसी लीकेज के सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है. पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं. वो जिसे हम कहते हैं कि बीपीएल से बाहर आ चुके हैं. और उसी तरीके से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से भारत में एक्सपोर्ट में लगातार रिकॉर्ड कायम करने का के आगे हम अग्रसर हैं. पिछले 10 वर्षों में हमारी इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी की ओर अग्रसर हुई है. डिजिटल इंडिया से देश की इकोनॉमी ने न केवल मजबूती पाई है बल्कि अब वैश्विक छाप भी हम छोड़ रहे हैं. इस बार बजट का लगभग 9 प्रमुख बिंदुओं के साथ यह बजट आया है. पहला, प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में. दूसरा, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग. तीसरा, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस. चौथा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना. पांचवां, अर्बन डेवलपमेंट. छठा, एनर्जी सिक्योरिटी. सातवां, इंफ्रास्ट्रक्चर. आठवां, इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट. और नौवां है नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिफॉर्म्स को लाना. बजट इन 9 बिंदुओं पर आधारित है और यह बजट कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ भी ध्यान दिलाता है, जैसे रोजगार और कौशल, नेचुरल फार्मिंग. और नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ मुख्य धारा में हमारी महिला शक्ति को, बालिकाओं को मुख्य धारा में लाना और उनका सशक्तिकरण करना. किसानों का ध्यान रखना, अन्नदाता का ध्यान रखना, हमारे दलित भाइयों का ध्यान रखना, हमारे आदिवासी भाइयों को मुख्य धारा में शामिल करना. ये सारे बिंदु इस बजट में समावेश किए गए हैं और इसलिए प्रधानमंत्री जनजातीय उत्तम
उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का निर्णय एक सराहनीय पहल है, जिसके तहत लगभग 63,000 गांव जो आदिवासी गांव हैं उनको कवर किया जाएगा और लगभग 5 करोड़ आदिवासी भाइयों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इसलिए ये आदिवासी भाई, हमारे दलित भाई, उन सबको आगे बढ़ाने वाला बजट है। यह बजट गरीब, युवा, महिला, अन्नदाता, इन सब के प्रति समर्पित बजट है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और इसलिए मैं पुनः इस कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि बधाई।